नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जो कि बेहद ही खूबसूरत जगह से आते हैं, वहां पर उनकी पैदाइश है। हालांकि अभी वो छत्तीसगढ़ कैडर में है, आईएफएस है, और जिस भी डिपार्टमेंट में रहे हैं उस डिपार्टमेंट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बहुत सारे नए इनोवेशन किए हैं। पर्सनैलिटी की बात की जाए तो किसी फिल्मी हीरो की तरह उनकी पर्सनैलिटी है। मुलाकात करते हैं आईएफएस अफसर विवेक आचार्य जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके कामकाज पे आऊँ या छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ जानूँ, उससे पहले उस खूबसूरत वादियों के बारे में जानना चाहूँगा जहाँ से आप आते हैं, जहाँ आपकी पैदाइश है। अभिषेक जी, मेरी पैदाइश जो है वो हिमाचल से है, और हिमाचल का एक बहुत ही खूबसूरत सा और एक छोटा टाउन है पालमपुर, जो कि वीरों की भूमि भी है। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ, उसके बाद कारगिल के परमवीर चक्र जो है विक्रम बत्रा, पहले कारगिल वॉरियर सौरभ कालिया, और ये जो दोनों विभूतियां हैं ये मेरी सीनियर्स भी रही हैं स्कूल में। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर से पढ़ा हूँ और ये मेरे सीनियर्स थे वहाँ पे, और हमने बचपन में इकट्ठा खेला भी है। साथ ही साथ महावीर चक्र जो मेरे रिलेटिव भी है, ब्रिगेडियर एएन शर्मा, और उसके बाद अशोक चक्र सुधीर वालिया, मेजर सुधीर वालिया जो है वो सभी पालमपुर से हैं। तो मैं उस वीरों की भूमि से हूँ जहाँ पे ये सब वीर भी पैदा हुए हैं। बहुत अद्भुत, बड़ी बात आपने यहाँ पर बताई कि वीरों की भूमि से हैं और उसी वीरता के साथ आप यहाँ काम भी कर रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो कहाँ पर आपकी एजुकेशन, क्या हिमाचल में ही पूरी एजुकेशन आपकी हुई है? मेरी स्कूलिंग जो है वो हिमाचल में हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि डीएवी पालमपुर है, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई है, तो नर्सरी से +2 तक वहीं पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जो है वो मैंने थोड़ा लीग से हट के ग्रेजुएशन की है। मेरी बीएससी फॉरेस्ट्री में मैंने ग्रेजुएशन की है, जो कि सोलन एक टाउन है शिमला के पास, वहाँ पे यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैं एक आईसीआर जेआरएफ के रूप में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मेरी कोयम्बतूर, वहाँ मैंने एमएससी की है। यूपीएससी फाइट करना है या इसमें जाना है, ये कैसे सोचा आपने? जब मैं 8th क्लास में था तो हमारे जो साइंस के टीचर हैं वो पहली बार हमें ट्रैकिंग पे 8th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद जो महीने की छुट्टियां पड़ती हैं फर्स्ट टाइम लेकर गए थे। उनका उद्देश्य था कि बच्चों को साइंस के साथ जोड़ें, और बॉटनाइजेशन और पेड़ पौधों से उन्होंने हमें वहाँ जाके थोड़ा सा ट्रैकिंग के बहाने हमें लेकर गए। वी इंजॉयड, हमें जंगल में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा हमने किया, और उसके बाद वो धीरे धीरे हमारा एक रेगुलर सा टेन्योर बन गया। जब भी हमें मौका मिलता था तो हम आसपास के फॉरेस्ट में और पहाड़ों में ट्रैकिंग पे जाते थे। धीरे धीरे ये मेरी हॉबी बन गई। +2 के बाद जब सब लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ जाते हैं तो मैंने उस समय डिसीज़न लिया कि मैं अब मेरी हॉबी को ही मेरा करियर बनाऊंगा। और उस समय पता चला कि एक आईएफएस एक होता है, जॉब होता है, एक डीएफओ एक पोजीशन होती है। क्योंकि हम जब भी जाते थे जंगल में तो वहाँ रुकने के लिए, गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए हमें हमेशा डीएफओ की परमिशन लगती थी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि हम डीएफओ की परमिशन के बगैर, हमें जो चौकीदार है उसने घुसने भी नहीं दिया। और 1-2 बार तो हमें ठिठुरते हुए ठंड में गेस्ट हाउस खाली होने के बावजूद भी बाहर कॉरिडोर में सोना पड़ा। तो तभी हमने निश्चय किया था कि डीएफओ ही बनेंगे, आईएफएस जॉब करेंगे और यूपीएससी करेंगे। फैमिली बैकग्राउंड आपके क्या है? भाई या पिता आपके क्या करते थे? क्या सभी कोई आप पहले व्यक्ति जो सिविल सर्विस में आए हैं या इससे पहले भी? मेरी फैमिली से मैं पहला हूं जो सिविल सर्विस में आया हूं। मेरी एकेडमिशियंस की फैमिली है। मेरे घर में सारे ही पीएचडी है, अलग अलग स्ट्रीम में, सब साइंटिस्ट हैं। मेरे ब्रदर जो है वो भी साइंटिस्ट हैं सीएसआईआर में, वो पालमपुर में ही है। मेरे पिताजी भी जो है वो साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पालमपुर में, रिटायर हुए हैं। और मेरी वाइफ भी जो है वो पीएचडी हैं। तो मेरे घर में एक जोक है कि मैं सबसे कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ मेरे फैमिली में। आमतौर पे मैंने कई इंटरव्यूज़ किए हैं, आईएएस, आईएफएस या आईपीएस, उनके जहन में या बाहर एक परसेप्शन है कि नक्सल प्रभावित इलाका है, एयरपोर्ट से उतरेंगे और नक्सली दिखने शुरू हो जाएंगे। तो क्या यहाँ कुछ आने से पहले किसी ने रोका टोका नहीं, या आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव नहीं चल रहा था? छत्तीसगढ़ कैडर जब मिला था
तो डेफिनेटली एक इफ़ एंड बट तो दिमाग में थे, और एक डर भी जो है वो था, क्योंकि हमेशा छत्तीसगढ़ की जो है वो न्यूज़ जो आती है वो नेगेटिव न्यूज़ ही आती है। तो जब कैडर मिला था तो कुछ समय के लिए तो हाँ, दिमाग में वो क्वेश्चन आया था और एक डर भी लगा था। और अपने से ज़्यादा जो घर के आसपास रहते हैं, घर वाले हैं, उन लोगों ने जब सुना था और उन्होंने बोला था कि अब क्या करोगे, पूरी लाइफ वहाँ कैसे रहोगे। इवन जो हमारे आईएफएस के और कॉलेज के भी बैचमेट्स हैं, उन्होंने भी मजाक किया था कि तुम्हारा दंतेवाड़ा में जाओगे और तुम्हारी वहाँ पोस्टिंग होगी तो वहाँ तो पूरे नक्सली हैं, तुम कैसे रहोगे, एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप इस पे विचार करो। बट तब भी ये लगा था कि वहाँ तो लोग रहते ही हैं और एक शासन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वहाँ पे जाके वहाँ की समस्याओं को हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जब हम उस कुर्सी पे बैठेंगे जहाँ हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो हम विद ऑल गुड इंटेंशंस वहाँ काम करेंगे और बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। फिर आप यहाँ पहुँचे, कहाँ पहली आपकी पोस्टिंग हुई और किस तरीके से वो डर धीरे धीरे जो एक झिझक थी वो ख़त्म हुई? मेरा डर स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो ट्रेनिंग मैंने बस्तर में हुई, ऑफिस ट्रेनिंग, और ऑफिस ट्रेनिंग के बाद पहली फील्ड पोस्टिंग जो मेरी हुई वो एसडीओ कोंटा में, जो कि नक्सलियों का उस समय गढ़ माना जाता था 2008-9 में। तो वहाँ मैं एसडीओ कोंटा के रूप में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। तो बोलते हैं कि बैप्टिज़म विद फायर, तो बैप्टिज़म विद फायर ही मेरी हुई थी। और एसडीओ कोंटा के रूप में जब मेरे पास जो एरियाज़ आते थे वो आज भी अगर आप सोचो तो बहुत जगरगुंडा और किष्टाराम, गोलापल्ली, दोरनापाल, इस टाइप के इलाके प्रभावित, जहाँ पे हमेशा वारदातें होती थी। जी, तो इस टाइप का वहाँ पे था। और मेरी स्टार्टिंग वहीं पे हुई। लगभग 4-6 महीने में जब वहाँ रहा तो मैंने कोशिश की है नए प्रयास करने के और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम देने का, कुछ लाइवलीहुड के, जीविकोपार्जन के काम मैंने वहाँ पे स्टार्ट करवाए। तो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ पे रहा और लोगों ने सराहना की, जिससे मेरे को उन एरियाज़ में रहने का, उन क्षेत्रों में काम करने का हौसला बना। अब क्या छत्तीसगढ़ के लेकर इमेज है आपके दिमाग में? छत्तीसगढ़ सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स में से एक है, और आने वाले स्टेट्स जो इतने भी हम बात करते हैं कि नए टाउन्स जिनकी हम बात करते हैं, नई सिटीज़ की हम बात करते हैं, तो उनमें सबसे अग्रणीय अगर है तो इस समय छत्तीसगढ़। अगर आप 2000 में जो नए स्टेट्स बने थे उनमें अगर तुलना करें कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तो बाकी दो स्टेट्स की तुलना में छत्तीसगढ़ ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। छत्तीसगढ़ में और कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही? कोई करियर में आपका ऐसा कोई चैलेंजिंग मोमेंट है कि आपको बड़ा या तो यादगार रहा हो या थोड़ी डर रही हो, लगा हो, या अब चैलेंज फील किया हो आपने? दंतेवाड़ा में सुकमा का जब मैं एसडीओ था वहाँ पे, तो आपको याद होगा 6 अप्रैल की वो एक ताड़मेटला की घटना जो हुई थी, वो मेरे ही जुरिस्डिक्शन में उस समय हुई थी। और इनफैक्ट 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला के आसपास ही एक गांव है जहां पे हमें तो तेंदुपत्ता बोनस वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, और उस दिन मैं भी वहीं जा रहा था। तो वो एक अनफॉर्चुनेट घटना है जिसने अंडर से जो है बिल्कुल रूह कपा दी थी, क्योंकि उसमें हमारे 76 जवान शहीद हुए थे। बिल्कुल। और वो क्योंकि बिल्कुल सामने से वो देखा हुआ है, तो वो एक इंसिडेंट है जो काफ़ी विचलित करता है। दूसरा, जब जवंगा का जो एजुकेशन सिटी बनी थी उस समय पुलिस थाना वहाँ पे नया बना था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली वो दिसंबर 2011 की घटना है। तो वो एक घटना है जिसका मैं चश्मदीद हूँ। वो रात के 12 बजे के करीब की घटना है और मैं वहीं से क्रॉस हो रहा था उस समय जब वो पुलिस स्टेशन को नक्सलियों के द्वारा उड़ाया गया था। तो वो दो ऐसी चैलेंजिंग घटनाएं हैं जिनको याद करते हैं उस क्षेत्र में, लेकिन उससे अच्छी यादें भी हैं जुड़ी हुई, क्योंकि दंतेवाड़ा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमने क्रेडा के माध्यम से सोलर एनर्जी दी थी। तो वहाँ पे गाँव में हमने पहले बिजली पहुँचाई थी, और जो आनंद की अनुभूति वहाँ हुई थी, और जो स्वागत गांव वालों ने मेरा किया था वहाँ जब मैं गया था मुआयना करने, तो उसकी खुशी जो है उससे लगता है कि हाँ, एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मेरे को मिली थी उसके। परिवार
भी आपके साथ वहाँ रहता था, आपकी वाइफ भी वहाँ रहती थी साथ में आपके? जी, मेरी वाइफ भी पूरे मेरे टेन्योर में साथ रही हैं। तो परिवार की तरफ से कोई चिंता होती थी या कुछ कहा जाता था? किस तरीके का सपोर्ट मिलता था या चिंता जताई जाती थी? परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। वो हमेशा इवन सुकमा कोंटा में भी वो मेरे साथ रही हैं। और तब हम न्यूली मैरिड थे, तो फर्स्ट जब वो आई हैं तो हिमाचल जहाँ 35 डिग्री को बहुत गर्मी माना जाता है, वहाँ से वो कोंटा में पहुँची थी। और मेरे को याद है वो मई जून का ही महीना था और कोंटा में उस समय 49-50 डिग्री चल रहा था। 35 डिग्री से 50 डिग्री का जो सफ़र था वो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था। और दूसरा, उनको नक्सली समस्या के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पहुँची, वो डरी तो थी हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन जब वहाँ रहीं और उन्होंने समस्या को भी समझा और उसके बाद देखा, तो उन्होंने रादर सपोर्ट किया कि इस समस्या को ख़त्म करने के लिए आप जो प्रयास कर सकते हो वो आप करिए, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। आपने भी बस्तर से लेकर सरगुजा तक तमाम जगहों पर अपनी सेवाएं दी है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर आपकी क्या फीलिंग है, और आप डिपार्टमेंट को लेकर के, आपका डिपार्टमेंट कुछ इस पर खास करने जा रहा था कि ये संस्कृति बाहर के लोगों को भी नज़र आए, दिखे? जी बिल्कुल। अगर हम संस्कृति की बात करें तो सांस्कृतिक रूप से सब क्षेत्रों में से या आसपास के राज्यों में से अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अग्रणीय राज्य जो है ये है। यहाँ की संस्कृति बहुत रिच संस्कृति है। अगर हम खान पान की बात करें तो अगर हम भाजी की बात करें तो 60 से ज़्यादा भाजियाँ अलग अलग प्रकार की हर सीज़न में यहाँ मिलती है। चावल की बात करें तो अलग अलग वैरायटी के चावल हैं। सरगुजा का जो है अलग है, बस्तर का अलग है, कोदो कुटकी अलग रहती है। बहुत ही पौष्टिक आहार है। और आज की डेट में अगर बात की जाए तो हम वापस प्रोसेस्ड फूड से नेचुरल फूड की तरफ आ रहे हैं, और नेचुरल फूड सबसे ज़्यादा हमें छत्तीसगढ़ में मिलता है। वैसे ही अगर नृत्य की बात करें तो लगभग 13 से 14 अलग अलग प्रकार के नृत्य हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जबकि अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, जैसे पंजाब जिनका बहुत अच्छा रिच कल्चर है, तो उनका भी एक भांगड़ा है और गिद्दा है। लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 13 फॉर्म मिल जाते हैं। पंथ नृत्य अलग है, गेड़ी नृत्य अलग है। तो ऐसे 13 से 15 नृत्य हमें यहाँ मिल जाएंगे। वैसे अगर जनजातियों की बात करें तो हर जनजाति की अलग अलग परंपराएं हैं। बस्तर की परंपराएं सरगुजा की परंपराओं से अलग है। सरगुजा की जो है वो मध्य क्षेत्र से अलग है। तो इनको प्रमोट करने के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को जानकारी मिले या इन कलाकारों को ही सहेज कर रखा जा सके? बिल्कुल, इसके लिए हमने एक पहल की है कि सबसे पहले तो हम जितने भी लोक कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के, इनका हम चिन्हारी पोर्टल के माध्यम से इनका पंजीयन कराएंगे, जिससे कि हमारे पास एक जानकारी आए कि हमारे पास राज्य में कितने लोक कलाकार हैं, किस किस अलग अलग टाइप के हैं, वो अलग अलग चीज़ों में पारंगत जो रहेंगे। उन सभी के पंजीयन के बाद जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं रहती हैं, उनका वो लाभ उठा सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम छोटे छोटे वीडियोस, क्योंकि आजकल अगेन सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इन सारी चीज़ों को, परंपराओं को हमें सहेजना है। क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं सब लोग अर्बनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, सब लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ये परंपराएं विलुप्त ना हो जाए। उनको बचाने के लिए हम इन सब का डिजिटाइजेशन करवाएंगे। इनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करा के इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तैयार करेंगे, जिससे कि आने वाले जो समय है वो लोग पहचान सके कि ये हमारी संस्कृति हुआ करती थी, और हमें सहेजना भी है और इसको आगे भी बढ़ाना है। बड़ी अच्छी पहल है ये, और उम्मीद भी करते हैं कि इस पोर्टल के ज़रिए कलाकारों को तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही, बाहर भी लोगों तक हमारी संस्कृति पहुंचेगी। इसी के साथ फिल्म सिटी भी हमें एक जो है फ्यूचर की, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए भी हम एक फिल्म नीति तैयार कर रहे हैं, और लोक कलाकारों के पंजीयन और उनके भुगतान से संबंधित भी नियम जो है वो शासन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में वो भी तैयार हो जाएंगे। काम से अलग हट के कुछ सवाल है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्या आप खाली वक्त में करना पसंद करते हैं? मैं अलग अलग टाइप का मेरा हॉबीज़ रहा है। जैसे कि एक मैंने बताया आपको, ट्रैकिंग मेरी एक हॉबी रही है। उसी के साथ मैं एक स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, और मैंने क्रिकेट जो है वो काफ़ी हायर लेवल तक खेला है। इवन जो 20 प्रोबेबल्स जो होते हैं रणजी के, तो हिमाचल के लिए उसमें भी मेरा एक टाइम सिलेक्शन हुआ था। और करियर का एक दौर मेरे पास ऐसा आया था कि जब मुझे क्रिकेट और पढ़ाई के बीच में चुनाव करना था, लेकिन वो ज़माना 2000 का था।
और उस समय तेंदुलकर, द्रविड़, सौरभ गांगुली और महान क्रिकेटर्स जो हुए हैं, उनका और मेरा करियर शायद एक पीक जो है वो सेम टाइम पे रही थी, और मैं उनसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था। तो उस समय मैंने राइट डिसीज़न लिया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और उसमें कंटिन्यू करूं। तो क्रिकेट मेरा एक शौक़ रहा है और मुझे अब भी जब भी मौका मिलता है तो मैं उसको खेलता हूं। साथ ही साथ मैं स्पोर्ट्समैन ही रहा हूं, इसलिए मैंने स्कूल का मैं वॉलीबॉल कैप्टन भी रहा हूं। यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने टेबल टेनिस में रिप्रेजेंट किया है। उसके साथ मैं बैडमिंटन का भी एक अच्छा प्लेयर रहा हूँ और लॉन टेनिस भी खेलना पसंद करता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी फिल्मी सितारों जैसी, हीरो जैसी है। आपकी वाइफ कहाँ से, क्या अरेंज मैरिज है आपकी या लव मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज है। घर से मेरी वाइफ का घर बहुत पास है और वो मेरे फ्रेंड्स को सारों को जानती थी और हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, मैं उनके फ्रेंड्स को जानता था। बट अनफॉर्चुनेटली हमने कभी एक दूसरे से ना मिले, ना मुलाकात हुई, ना कभी दिखे। तो इतना पास होने के बावजूद भी हम में शायद विधि का विधान था, तो उस समय तो कभी मिले नहीं। लेकिन जब हम पहली बार मिले, जब घर वालों ने मिलाया और हम पहली बार मिले और आपस में बात की, तो जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया तो मैंने उनको से पूछा, रहे इन लोगों को तो मैं जानता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स को वो जानती थी। डेस्टिनी थी यहाँ पर आप लोगों का मिलना। जब खाली वक्त आपने बताया कि स्पोर्ट्समैन, अब तो बहुत ज़्यादा आपको खेलने का मौका शायद यहाँ ना मिलता हो। परिवार के साथ जब समय बिताते हैं तो क्या क्या करना पसंद करते हैं? घूमने जाते हैं, फिल्में देखते हैं, कैसे समय गुजारते हैं? मैं दोनों ही करता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ जो है, जब भी कोशिश रहती है सैटरडे संडे को, कोशिश तो खैर हर सैटरडे संडे को रहती है, जब भी कोई नई मूवी आती है तो मैं कोशिश करता हूँ एक मूवी हम देख सकें और एक परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। और कोशिश मेरी ये भी रहती है कि साल में एक बार अपने परिवार को एक हफ्ते के लिए कहीं ले जा सकूँ, इस स्टेट से बाहर, कहीं ऐसी जगह जहाँ मैं अफसर ना हो, एक कॉमन मैन की तरह रहूँ और एक नॉर्मल लाइफ एक टूरिस्ट के रूप में वहाँ पे एंजॉय कर सकूँ। तो बाहर जाना भी मैं पसंद करता हूँ। मैं आपसे कुछ ऐसे गाइडेंस भी चाहूँगा। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, स्टूडेंट्स जो कि यूपीएससी फाइट कर रहे होते हैं। मौजूदा समय में किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए? क्या कई बार एक इमेजिनेशन हो जाती है कि यूपीएससी फाइट करने और क्लियर करने वाले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो कुछ आप अगर उनको गाइड कर सकें। मेरी अपनी स्टोरी जो है वो स्टोरी एक बहुत स्ट्रगल की है, बहुत सेक्रीफाइस की है। और अगर बात करें तो करियर में एक ऐसा दौर भी आया था जब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझे आज भी अच्छे से याद है 2004 और 5 का वो साल। मैंने जब आईएफएस बनने की थी और कंडीशन मेरे फादर ने ये रखी थी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में सब पीएचडी है, तो आपको कम से कम एमएससी तो करना पड़ेगा। तो मैंने एमएससी 2003 में कंप्लीट कर ली और मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, उस समय यूपीएससी की तैयारी मेरी हो चुकी थी और मैंने अटेम्प्ट किया था। और पहले अटेम्प्ट में मेरा आईएफएस में सिलेक्ट नहीं हुआ। क्रिकेट मैंने 2001-2 में प्रोफेशनल क्रिकेट से एक तरह से संन्यास ले लिया था। साथ ही साथ मैंने पीएचडी ज्वाइन कर ली थी, बट वो मैंने इसलिए ज्वाइन की थी कि घर वालों से अगर पूछे कि बच्चा क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है, तो वो बता सके कि पीएचडी कर रहा है। और उसके बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था प्राइवेट कंपनी में, और मैंने सहारनपुर स्टार पेपर मिल्स है वहाँ पे एज असिस्टेंट मैनेजर मैंने जॉब भी ज्वाइन की थी। लेकिन वो 2004-5 का एक ऐसा समय आया था जब मेरी सिलेक्शन के बाद मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया, पीएचडी मैंने छोड़ दिया, क्रिकेट मैंने छोड़ दिया और यूपीएससी में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। और जब भी मैं उस समय तैयारी करता था तो मुझे याद है उस समय 18 घंटे भी 24 घंटे में से मैंने पढ़ाई की है। 12 से 4 मेरा सोने का टाइम होता था, रात को 12 सोता था, 4 बजे उठता था। लेकिन ऐसी ही तैयारी करते करते आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वो समय मेरे पास भी कई बार आया और मुझे लगता था कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, कि चुपचाप पीएचडी करके कहीं और छोटी मोटी नौकरी करके सेटल हो जाऊँ। बट अंदर से एक आग थी कि नहीं, कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ हासिल करना है। तो वो आग
अंदर से जलती रही और मैंने उसको जलाए रखा। तो पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटैम्प्ट में नहीं हुआ, फिर तीसरे अटैम्प्ट में मैंने उसको क्लियर किया। तो मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको यही बोलूँगा कि आप मेहनत करते जाओ, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल लक्ष्य के करीब होते हो और आप छोड़ देते हो, तो उसको आपने छोड़ना नहीं है। दूसरा, गोल्स अपने लाइफ में सेट कर लो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि एक समय जब 2004-05 की बात कर रहे हैं तो उस समय स्टेट पीएससी का भी निकला था, और स्टेट पीएससी में जो मेरे दोस्त थे और जो उस समय कॉलेज में मेरे से शायद कम जिनके नंबर थे, उन सब का सिलेक्शन हो गया। और मेरे को मेरे कैंपस में एक फील्ड जीनियस बोलते थे कि ये जीनियस तो है बट ही इज़ अ फील्ड जीनियस। इसकी कैंपस सिलेक्शन हुई, ये इसने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, पीएससी का इसने फॉर्म भरे, एग्ज़ाम लिखने नहीं गया, यूपीएससी लिखा वो हुआ नहीं, क्रिकेट इसने छोड़ दिया। मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी अच्छा था और मैं एक डांसर भी था। मैं ब्रेक डांस भी करता था और मेरा एक कल्चरल ट्रूप था हमारा, तो हम उसमें मैं एक भांगड़ा डांसर भी था। और मैंने नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स, नेशनल यूथ कैंप्स भी अटेंड किए हैं, वो भी मैंने छोड़ दिए थे। तो अल्टीमेटली आई वॉज कॉल्ड एज अ फील्ड जीनियस, जिसको सब कुछ आता है लेकिन उसने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया। उस पूरे दौर में आपने क्या चीज़ थी, एक चीज़ मैं अगर पूछूं तो, जो आपको लगातार बना रहा कि नहीं आप सफल होंगे? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे लगता था कि मुझ में वो है जो एक यूपीएससी के आईएफएस अधिकारी में होना चाहिए, और मुझ में वो कैपेबिलिटीज़ है। दूसरा, एक सोसाइटी में और देश में बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव लाने की मुझे लगता था कि मेरी एक सोच है और क्षमता है। तो अगर ये नहीं कर पाऊँ तो कहीं ना कहीं मैं अपनी क्षमताओं से कम काम करूँगा। इवन जब मैं प्राइवेट में मैंने 5-6 महीना काम किया, मुझे उस समय जो सैलरी मिलती थी वो आईएफएस की सैलरी से ज़्यादा थी, लेकिन वो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन नहीं थी, क्योंकि वहाँ मैं एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए उनको पैसा कमा के दे रहा था। यहाँ पे मुझे भले पैसा कम मिल रहा था, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन थी कि मैं देश की उन्नति के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आपने बताया कि वो दोनों साइड टेप की जो गाना रिकॉर्ड करके आप सुना करते थे, अगर उसकी कुछ लाइन आप गुनगुना दें लक्ष्य का। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने पहचाना है। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। बाकी और आपने लक्ष्य को पाया भी। आगे अब जहाँ पर हैं, क्या बहुत सी उम्मीदें भी रहती हैं, बहुत से एक टारगेट भी होता है कि आगे अब ये करना है लाइफ में? क्या सोचा है आपने भविष्य के लिए कि किस तरीके से अपने करियर को या अपने आप को आगे ले जाना है? बहुत अभी आगे काम करने हैं, बहुत काम किए हैं। जैसे उज्ज्वला स्कीम जो है आज हम सब जानते हैं, उसकी प्रीकर्सर स्कीम जो है धुआं मुक्त गांव, वो एक चेंज मैंने नगरी ब्लॉक के, धमतरी ज़िले के नगरी ब्लॉक में किया था और 10 गांवों को मैंने धुआं मुक्त किया था। और उस समय एफडीएफ स्कीम, फ्यूल वुड डिपेंडेंसी फ्री स्कीम के नाम से हमने उसको लॉन्च किया था, और वो काफ़ी हिट हुई थी। उसी के बाद जो है वो उस पर काम करते करते बाद में जो है सिमिलर स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसको उज्ज्वला स्कीम के नाम से हम जानते हैं आज की डेट में। वो आज भी जब गैस सिलेंडर के साथ पोस्टर्स में देखता हूँ तो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि एक मैंने जो काम किया था उसको एक नेशनल रिकग्निशन मिला है। सोलर कोल्ड स्टोरेजेस का एक हमने स्टार्ट किया था उस समय के, जो लघु वनोपज होते हैं उनको सोलर कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए। और तीसरा, 2015 में जब छत्तीसगढ़ और पूरे राष्ट्र में थोड़ा अकाल पड़ा था, स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए अगर मैं बात करूं, तो उस समय हमने ग्रासलैंड मैनेजमेंट के लिए काम किया था कि जो हमारे पशु हैं उनको कभी भी चारे की कमी ना पड़े, तो ऐसे हम ग्रासलैंड्स, चारागाह जो है वो विकसित करें जंगल में, जंगल के आसपास, कि कभी भी उनको चारे की कमी ना हो, घास की कमी ना हो। तो वो एक ऐसे काम है जो मुझे पर्सनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन देते हैं, जो मैं फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पाया।
छत्तीसगढ़ में और क्या संभावनाएं देखते हैं मौजूदा, आप चाहे फॉरेस्ट की बात कर लें या संस्कृति को लेकर बात कर लें, या ओवरऑल आप देखते हैं यहाँ के यूथ, यहाँ के लोगों के बारे में क्या राय है, किस तरीके से देखते हैं कि इसका भविष्य आगे बढ़ता दिख रहा है? इसका भविष्य बहुत सुनहरा है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि 44% छत्तीसगढ़ की जो जोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो जंगल से भरा हुआ है। लघु वनोपज का यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है काम का। बहुत ही अभी 52 प्रजातियाँ जो है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो लोगों को मिलना शुरू हो गया, ग्रामवासियों को मिलना शुरू हो गया है। लगभग 13 लाख परिवार जो है वो लघु वनोपज से जुड़े हुए हैं। उसमें तेंदुपत्ता भी आता है, साल बीज भी आता है और अन्य प्रकार के अन्य लघु वनोपज भी हैं। अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करें तो इस कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ को वो आर्थिक संकट नहीं देखना पड़ा जो बाकी देश को और बाकी राज्यों को देखना पड़ा, तो उसमें लघु वनोपज का एक बहुत बड़ा रोल था। लगभग 120 करोड़ की खरीदी जो है वो लघु वनोपज संघ के द्वारा, जो वन विभाग की एक ही इकाई है, 120 करोड़ रुपया जो है उस कोरोना काल में वो लोगों के हाथ में गया था। और वो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जिनको हम बोलते हैं, जो बिल्कुल जंगल में या जंगल के आसपास रहते हैं, उन्हीं के हाथ में वो पैसा गया है, जिससे कि आर्थिक दृष्टि से उन लोगों को कोई तंगी नहीं हुई। तो ऐसे अगर हम देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है वन विभाग। संस्कृति की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला जो है, इसको आगे और बढ़ाने में बहुत स्कोप रहेगा, स्पेशली विद सोशल मीडिया, मास मीडिया जो आ गया है। और आज की डेट में एथनिक और एबोरिजिनल्स के लिए जो यूनाइटेड नेशंस भी ध्यान दे रहा है, भारत शासन भी ध्यान दे रहा है, तो आने वाला समय जो है वो ट्राइबल कल्चर और जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, और हम सभी लोग एक बार वापस जो है आर्टिफिशियल वर्ल्ड से प्राकृतिक वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं। उसी से हमारा सुख सुविधा और हमारी लॉन्जिविटी की अगर हम बात करें तो उतना ही लंबा हम जी पाएंगे जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे। बिल्कुल विवेक जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आपको देखकर बाहर की पर्सनैलिटी से जैसा लगता है कि बहुत आराम से आपको नौकरी मिल गई होगी और बहुत अच्छी लाइफ आपने जी होगी बड़े आसानी के साथ। लेकिन एक बड़ा संघर्ष आपके करियर में भी है, लाइफ में भी है, और निश्चित रूप से कम यूथ जो है आपको देख के बहुत इंस्पायर होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हमारे साथ थे विवेक आचार्य जी। उनकी लाइफ के बारे में, उनके गोल के बारे में, करियर के बारे में, संघर्ष के बारे में आपने जाना। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अगली बार मुलाकात फिर किसी अधिकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।